हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस करेंगे HCS टेस्ट सीरीज यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन। यहाँ पे आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ऑप्शंस आर मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर और तुर्का गैंगडोर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्टर्न मोस्ट आपसे पूछा गया है, ईस्टर्न मोस्ट साइट बतानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है। नॉर्दर्न मोस्ट है मांडा, सदर्न मोस्ट है दैमाबाद और सुत्का गंडोर जो है ये है वेस्टर्न मोस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे? बताइए। ऑप्शंस आर अलारा कलामा, उद्रक रामपुत्र, चन्ना और देवदत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है। जो फर्स्ट टीचर थे गौतम बुद्ध के वो थे अलारा कलामा। Now move to the next question. Next में आपसे पूछा गया है, in which of the following year the बंग भाषा प्रकाशिका सभा was formed। बताइए बंगा भाषा प्रकाशिका सभा जो है कौन से ईयर में बनी थी? ऑप्शंस आर 1836, 1840, 1863 और 1892। इसका सही आंसर हो जाएगा 1836 में जो है बंगा भाषा प्रकाशिका सभा बनी थी। और ये किसने बनाई थी आप ये भी बताइए। ये बनाई गई थी एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय के जो एसोसिएट्स थे उन्होंने ये बनाई थी बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। कब बनाई थी? 1836 में बनाई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू आपको बताना है अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द फर्स्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया विद वेल प्लान्ड बिल्डिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भारत में सुनियोजित भवनों के साथ प्रथम वास्तुकला है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, क्लास डिवीजन जो है शुड बी सीन अमंग द पीपल। लोगों के बीच में वर्ग विभाजन जो है वो यहाँ देखा जा सकता था। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। फोर्थ है, दे हैड पुअर ड्रेनेज सिस्टम। उनकी जल निकासी प्रणाली जो है वो खराब थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा था, गुड था, पुअर नहीं था। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। बाकी तीनों सही है। तो सही आंसर होगा इसका बी, 1, 2 एंड 3। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता था। और अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग थी, रोड से ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो डबल ब्यूरियल मिला था लोथाल में। लोथाल कहाँ आता है? लोथाल साइड जो है वो गुजरात में आती है, जो इंडिकेट करती है कि जो इंडस वैली पीपल हैं वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में। एक तो इस एग्जाम्पल से समझ आ जाता है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। और दूसरा, यहाँ पे जो है पर्सन को जो ब्यूरी किया जाता था वो उनके पेट के साथ किया जाता था, पेट के साथ और उनके ऑर्नामेंट्स के साथ, खाने पीने के फूड के साथ, इन सब के साथ जो है उनको ब्यूरी किया जाता था। तो ये शो करता है कि वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में।
तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती है, फर्स्ट भी सही हो जाती है अर्बन सिविलाइजेशन वाली। उसके बाद जो है डिवीजन ऑफ सिटी इनटू टू पार्ट, ये दिखाती है कि वहां पे डिवीजन था सोसाइटी के अंदर। ओके, और थर्ड स्टेटमेंट यही थी आपकी कि जो क्लास डिवीजन था वो था वहां पे लोगों के बीच में। तो यही इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि डिवीजन था वहां पे, क्लास डिवीजन था, क्योंकि सिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक अपर पार्ट था और एक लोअर पार्ट था। जो अपर था वो प्रोटेक्टेड था बाय सिटाडेल, और अपर सिटी में रहते थे एरिस्टोक्रेट्स। ओके, जो लोअर सिटी थी वहां पे वर्कर क्लास रहती थी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्लियर डिवीजन था क्लास का। और दूसरा एग्जाम्पल और है डिवीजन ऑफ क्लास का, वो ब्यूरियल से ही है। ब्यूरियल में जो है, कुछ ब्यूरियल में जो है ऑर्नामेंट्स मिलते थे सिल्वर के, गोल्ड के, और ऑन द अदर हैंड कुछ में मिलते थे क्ले के। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि डिफरेंस था, वहां पे डिवीजन थी क्लासेस की। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। फोर्थ थी ड्रेनेज सिस्टम के रिगार्डिंग, जो रॉन्ग थी, क्योंकि वहां का एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था और स्टेटमेंट में आपको दिया गया था कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम। इवन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था जो प्रेजेंट डे में भी नहीं है मेट्रो सिटीज में। कुछ मेट्रो सिटी में अभी भी इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वहां पे क्या होता था, वहां पे सेसपिट होती थी थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे, ताकि जो है उनको ड्रेन को जो है, ड्रेनेज सिस्टम को जो है रेगुलरली क्लीन किया जा सके। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी के रिगार्डिंग, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है विद रेफरेंस टू द समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो है स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट बिलीव्स दैट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हेल्प इन अटेनिंग साल्वेशन। ये मानता है, जो समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी है इसका मानना है कि जो साल्वेशन है वो अटेन किया जा सकता है विद द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये स्कूल बिलीव करता है कि सोल और मैटर जो है वो सेपरेट नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट गलत है। वो मानता है कि सोल और मैटर जो है ये दोनों डिफरेंट थिंग है, और यहाँ पे दिया है कि सेपरेट हो ही नहीं सकते, बट रियलिटी में वो मानता है कि ये सेपरेट है। ड्वेलिज्म के कॉन्सेप्ट पे ये बिलीव करता है, ड्वेलिज्म। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड है पुरुष और प्रकृति आर टू एंटिटीज विच एक्टेड एज द बेसिस ऑफ रियलिटी। ये बिल्कुल सही है। जो समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग जो है पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग एंटिटीज हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करती है, और यही जो है बेसिस है रियलिटी का। और फोर्थ है द ओरिजिनल व्यू ऑफ द स्कूल इज टोटली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। यहाँ बोला गया है जो ओरिजिनल व्यू है स्कूल का वो टोटली बेस्ड करता है स्पिरिचुअलिटी पे, तो ये गलत हो जाता है। ये टोटली बेस्ड करता है मटेरियलिज्म पे, मटेरियलिज्म। तो फोर्थ भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? सही है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और आपसे करेक्ट कोड पूछा गया है, तो ए इसका सही आंसर होगा। अब हम समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो समाख्या स्कूल ऑफ थॉट है उसको फाउंड किसने किया था? कपिल मुनि के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। फर्दर ये जो है डेवलप हुआ था टू फेजेस में। एक इसका ओरिजिनल व्यू है और दूसरा है न्यू समाख्या व्यू। जो ओरिजिनल व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो है मटेरियलिस्टिक है। ओके, ओरिजिनल व्यू मटेरियलिस्टिक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ओरिजिनल व्यू पूछा गया था। और न्यू व्यू जो है वो स्पिरिचुअलिस्टिक है। ओके, बोथ दीज टू फेसेस, दोनों के दोनों फेजेस, ओरिजिनल भी और जो न्यू है, वो मानते हैं कि साल्वेशन जो है वो अचीव की जाती है विद द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज के साथ जो है साल्वेशन अचीव की जा सकती है। और ये स्कूल क्या बिलीव करता है? ये बिलीव करता है कि जो सोल है और मैटर है, ओके, ये दो सेपरेट एंटिटी है जिसे ड्यूअलिज्म बोला जाता है, और यही जो है रियल नॉलेज है। ओके, एंड दिस स्कूल इज फेमस फॉर इट्स साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। ये जाना जाता है अपने साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी के लिए। और ये आर्ग्यू करता है कि जो दोनों है, प्रकृति और पुरुष है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, और यही रियलिटी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन पासेस थ्रू 82 डिग्री 30 ईस्ट विच इज सिचुएटेड इन नैनी, इलाहाबाद, यूपी। ये यूपी के इलाहाबाद में है। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया का जो पास करता है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट लैटिट्यूड से पास करता है, जो इलाहाबाद यूपी में आता है। इसके साथ साथ ये कहाँ से पास करता है? ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल,
झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके साथ साथ ये आंध्र प्रदेश से पास करता है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है इंडिया का, वो पास करता है इलाहाबाद से, और उसके साथ साथ ये पास करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। ओके, कहाँ कहाँ से करेगा? यूपी से करता है, यूपी के बाद ये पास करता है मध्य प्रदेश से, और फिर छत्तीसगढ़, और फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओके, मैप के थ्रू आप देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। ये है इसका मैप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास कर रहा है यूपी, यूपी के बाद थोड़ा सा पार्ट मध्य प्रदेश से, एंड देन छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिसुलर प्लेट्यू के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज पार्ट ऑफ यंगेस्ट लैंडमास। ये देखो इस तरह से है पेनिसुलर प्लेट्यू, तो ट्रायंगुलर शेप तो सही है, बट ये यंगेस्ट लैंड मास नहीं है, ये ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। गोंडवाना लैंड आपको पता ही है, जो डिवाइड हो गया था ये लोरेशिया और गोंडवाना में। सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड है और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो लोरेशिया है। तो गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है, ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज 600 टू 900 मीटर अबव सी लेवल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। किस वजह से? ये इंडिकेट करता है जनरल स्लोप, इंडिया की जनरल स्लोप शो करता है, और ये वेस्ट टू ईस्ट मोस्टली रिवर जाती हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 2 एंड 3। वैसे भी आप फर्स्ट हमने एलिमिनेट कर दिया, अगर हम फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं तब भी हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। बी इसका सही आंसर है, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज। यहाँ पे बोला गया है कि जो रिवर है वो डिस्चार्ज करेंगे अपना वाटर सभी डायरेक्शन से आकर एक रिवर में या फिर लेक में, तो उस पैटर्न को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, पैरेलल ड्रेनेज, एन्युलर ड्रेनेज या फिर सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज। तो इस तरह के ड्रेनेज को बोला जाता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। ए इसका सही आंसर होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, पिक्चर के थ्रू आपको बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं, सभी डायरेक्शन से आ रही हैं, और बीच में एक लेक है या रिवर है जहाँ पे आकर ये मिल जाती हैं, और ये एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज का। तो ए इसका सही आंसर है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज क्या होता है? व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन अ लेक और डिप्रेशन। और इसका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है लोकटक लेक इन मणिपुर, मणिपुर में लोकटक लेक, स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत एंड भागमती, भागमती एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन नेपाल। ये सब जो है एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ड्रेन्ड बाय रिवर महानदी। महानदी रिवर से इनमें से कौन सी स्टेट जो है ड्रेन नहीं होती है? ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और नन। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो ड्रेन नहीं होती है महानदी रिवर के द्वारा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जो है महानदी रिवर बहती है। तो इसका सही आंसर होगा डी। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इज नॉट ड्रेन बाय रिवर महानदी। महानदी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ स्टेट में, और फ्लो करती है थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा बिफोर ज्वाइनिंग बे ऑफ बंगाल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है टेरेसिंग के बारे में। टेरेसिंग जो है ये एक इफेक्टिव मेथड होता है सॉइल कंजर्वेशन का। कहाँ पे? डेजर्ट एरिया में, प्लेन एरिया में, हिली एरिया में या फिर कोस्टल एरिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरेसिंग जो है, ये टेरेस फार्मिंग जो है वो की जाती है हिली एरिया में। अब हम जान लेते हैं कि टेरेसिंग या फिर टेरेस फार्मिंग होता क्या है। टेरेसिंग जो है ये एक इफेक्टिव मेथड होता है सॉइल कंजर्वेशन का हिली एरिया के अंदर। और इस मेथड में क्या होता है, स्टीप स्लोप बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टीप स्लोप्स बनाए जाते हैं जिनका फ्लैट सरफेस होता है, जहाँ पे क्रॉप ग्रो की जा सकती है। इस वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है सरफेस रन ऑफ,
और सॉयल जो है वो कंजर्व होती है, सॉयल इरोजन भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से होती है टेरेस फार्मिंग, और कहाँ पे होगी ये, हिली एरिया के अंदर होती है। स्टेप्स बना दिए जाते हैं ताकि फसल यहाँ पे उगाई जा सके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शंस आर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए। इसका सही आंसर है चाइना, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चाइना जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का वर्ल्ड में। एज ऑफ 2020 व्हीट प्रोडक्शन चाइना में रही 1,34,250,000 टन, जो कि 21% है, अप्रोक्सीमेटली 21% है वर्ल्ड की व्हीट प्रोडक्शन का। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुई? चाइना में। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया कौन सी पोजीशन पे रहा व्हीट प्रोडक्शन में, और कितनी क्वांटिटी में जो है व्हीट प्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वेजिटेशन विच इज ओनली फाउंड इन इंडिया इज नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। मीन्स केवल भारत में पाए जाने वाले वनस्पति को अक्षित वनस्पति के रूप में जाना जाता है। वर्जिन का मतलब क्या होता है? वर्जिन का मतलब होता है अनटच, अनटच्ड और प्योर। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वर्जिन वेजिटेशन वो होती है जो अनडिस्टर्ब्ड रहती है, अनटच्ड रहती है बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फाउंड इन हिमालयन रीजन और सुंदर, इंडिया में ये हिमालयन रीजन और सुंदरबन डेल्टा रीजन में पाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है एक्सोटिक वेजिटेशन। एक्सोटिक वेजिटेशन तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी गलत है। ये जो है वर्जिन के बारे में एक्सोटिक में लिखा हुआ है। एक्सोटिक वेजिटेशन वो होती है जो बाहर से आती है, जो नेटिव नहीं होती है, ये आउटसाइड द नेटिव स्टेट जो है आती है, उसे एक्सोटिक वेजिटेशन बोला जाता है। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड है जो वेजिटेशन जो विच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे नेटिव जो है इंडिया हमने दिया है, नेटिव के रिस्पेक्ट में हमने इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की है। ओके, आउटसाइड ऑफ इंडिया इज नोन एज एंडेमिक वेजिटेशन। अभी हमने देखा वो एक्सोटिक वेजिटेशन होती है जो बाहर से आती है, नेटिव कंट्री के बाहर से जो आती है वो एक्सोटिक होती है। और एंडेमिक वेजिटेशन क्या होती है? एंडेमिक वेजिटेशन होती है जो नेटिव स्टेट में पाई जाती है, उसे एंडेमिक वेजिटेशन बोला जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो मिक्स कर दी गई हैं, और इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। अब हम दोबारा एक बार देख लेते हैं, वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है? वर्जिन होती है जो अनडिस्टर्ब हो, अनटच्ड हो बाय ह्यूमन बीइंग, और ये इंडिया में कहाँ पाई जाती है? इंडिया में ये हिमालयन रीजन और सुंदरबन डेल्टा रीजन में पाई जाती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोटिक वेजिटेशन। एक्सोटिक वेजिटेशन क्या होती है? एक्सोटिक वेजिटेशन होती है जो बाहर से आती है, आउटसाइड से आती है नेटिव कंट्री में। ओके, तो वो होती है एक्सोटिक वेजिटेशन। यहाँ पे नेटिव हम इंडिया को लेके चल रहे हैं। ओके, और थर्ड है एंडेमिक वेजिटेशन। एंडेमिक वेजिटेशन क्या होती है? ये वो वेजिटेशन होती है जो नेटिव कंट्री में होती है, तो वो होता है एंडेमिक वेजिटेशन। अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वैसे मैंने आपको दे ही दिया है, सेम यहाँ पे मेंशन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेजिंग फायरवुड कलेक्शन बाय ट्राइबल इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे अलाउड है ट्राइबल्स के द्वारा ग्रेजिंग और फायरवुड कलेक्शन, बट वो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर आर 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, कि भारत में 18 अभयारण्य हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है रोंग हो जाती है। यहाँ 400 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 18 नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक अ नेशनल पार्क वेयर सर्टेन राइट्स कैन बी अलाउड, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नो राइट्स आर अलाउड। ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। यहाँ पे जो है वाइस वर्सा दिया हुआ है, यहाँ पे नेशनल पार्क की जगह आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जगह पे आएगा नेशनल पार्क, तब स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है कुछ राइट्स दिए हुए होते हैं। अभी हमने देखा ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन बाय ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है वो अलाउड है, बट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वहां पे कुछ भी अलाउड नहीं होता है।
तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, जो फर्स्ट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट ही आपसे पूछा गया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो ग्रेजिंग है, फायरवुड कलेक्शन है बाय ट्राइबल, वो अलाउड है लेकिन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। और यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 18 नहीं है, फिर 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया के अंदर, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। थर्ड में जो है अनलाइक सेंचुरी, सेंचुरी में अलाउड है, नेशनल पार्क में जो है कोई राइड अलाउड नहीं है, इसलिए थर्ड भी हमारा रॉन्ग हो गया था। तो ए इसका सही आंसर था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, consider the following statement with reference to gross national product। जीएनपी के रिगार्डिंग में जो है आपको स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है जीएनपी की नहीं है, ये है जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी यही होता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो है विद इन द टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं गिवन टाइम में, उसे जीडीपी बोला जाता है। तो फर्स्ट जो है ये रोंग हो जाता है, ये जीएनपी नहीं है। यहाँ पे जीएनपी के रिगार्डिंग में पूछा गया है और डेफिनेशन यहाँ दी गई है जीडीपी की, तो फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, कि जो जीएनपी होता है, जीएनपी ये हमेशा जीडीपी से ग्रेटर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है जीडीपी से। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। और यहाँ पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई सी भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नीदर वन और नॉर टू। ओके, अब हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बेटर समझ आ जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी जो है वो क्या होता है, एग्रीगेट प्रोडक्शन फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है विद इन अ ईयर, उसे जीडीपी बोला जाता है। और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी जो है, जीएनपी होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंडियंस है, जैसे कोई बाहर गया है, बाहर एम्प्लॉयड है, तो वो वहां से वहां पे कितना अर्न कर रहा है, या फिर माइनस कर देंगे, कोई बाहर से इंडिया के अंदर आया है और अर्न कर रहा है, उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो वो हो जाता है जीएनपी। ये हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम की। नेट फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से माइनस कर देंगे हम फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है नेट फैक्टर इनकम। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है जैसे कोई इंडियन बाहर जाके कार्य कर रहा है, वो जो है वो ऐड होगा, वो उसमें से माइनस कर देंगे कि कोई बाहर से आके इंडिया में काम कर रहा है, वो होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और आपको पता ही है ये इंडिया के फेवर में है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे रेमिटेंस आता है, रेमिटेंसेस जो है इंडिया के अंदर बहुत सारा आता है, इवन नंबर 1 पे है इंडिया रेमिटेंसेस में। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि जो इंडियन जो है बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं इंटरनेशनल करेंसी में, फॉर एग्जांपल डॉलर में, वो उसे सेंड कर रहे हैं अपनी कंट्री में, इंडिया में, तो ये जो है इंडिया के फेवर में है। इंडिया के केस में जीएनपी जो है वो जीडीपी से ग्रेटर है, क्योंकि बाहर जो है यहाँ बहुत कम लोग हैं जो यहाँ कार्य करते हैं बाहर से आकर और बाहर पैसा भेजते हैं, ऐसे कम लोग हैं। लेकिन इंडिया से जो बाहर गए हैं और कमा के अर्न करके इंडिया के अंदर भेजते हैं वो ज्यादा है, तो इंडिया के केस में जीएनपी जीडीपी से ज्यादा है। जीएनपी है कैन बी, जीएनपी जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है जीडीपी से, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और गुड इज रेज्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। यदि कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्या हो सकता है, कमोडिटी का, या कह सकते हैं गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनमें से क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है। मैंने आपको बताया ही था कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, डिमांड कम होती है। डिमांड का जो है वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और सप्लाई का क्या ग्राफ होगा, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, और ये जो है ये है हमारा डिमांड का, डिमांड। और सप्लाई में क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी।
तो ये जो है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर कमोडिटी का जो है प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई जो है वो क्या होगी, सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन सप्लाई बाय द सेलर। तो 2 और 3 जो है वो सही है और ये तो बिल्कुल ही वाइस वर्सा है, ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता। या तो इंक्रीज होगी डिमांड या डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज तो नहीं होगी, डिक्रीज होगी डिमांड, और सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में बोला गया है इंक्रीज इन टैक्सेस लोकेटेड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसकी वो जो टैक्स कलेक्ट करती है वो इंक्रीज होंगे। तो ऐसा नहीं है। टैक्सेस जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे डिमांड डिक्रीज हुई तो यहाँ से जो है टैक्सेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड सप्लाई इंक्रीज हुई तो यहाँ से जो है इंक्रीज होने की संभावना है टैक्सेस में। तो फिफ्थ भी आपका रोंग हो जाएगा। इंक्रीज ही नहीं, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2 और 3, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सी इज द राइट आंसर। जैसे कि हम देख सकते हैं यदि प्राइस जो है बढ़ता है, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज इंक्रीज देन द कस्टमर विल डिमांड लेस, वो लेस डिमांड करेंगे। वैसे भी मैंने आपको इस ग्राफ के थ्रू भी समझाया था पहले बड़े अच्छे तरीके से कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ग्राफ क्या होता है। वो लो जो है डिमांड ग्राफ इस तरह से होगा और सप्लाई ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ती है और डिमांड जो है प्राइस बढ़ने के साथ घटती है। ऐसा ही यहाँ एक्सप्लेनेशन में मेंशन है। अगर प्राइस जो है गुड का बढ़ेगा तब कस्टमर जो है वो कम डिमांड करेंगे उस प्रोडक्ट की, और ऑन द अदर हैंड सेलर जो है वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। और आगे हम टैक्स वाले पॉइंट की बात करेंगे। यदि कस्टमर जो है वो बाय करेंगे लेस तो वो लेस टैक्स पे करेंगे उस गुड के ऊपर। तो यहाँ से टैक्स कम होगा, लेकिन सप्लायर जो है वो उसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से टैक्सेस बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए जो अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड है वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले तो मैं आपको इसके रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ कि हम किस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होता है, डिमांड का ग्राफ इस तरह से होता है और सप्लाई का इस तरह से होता है। तो एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पे बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं और उसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपकी सप्लाई कर्व, और इसमें एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे दोनों जो है एग्री करेंगे सेल करने के लिए और उसको बाय करने के लिए, और उसी पॉइंट को जो है बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो इसे क्या फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो है इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोला जाता है। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दिस इज आल्सो नोन एज मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर सेल करने के लिए तैयार हो जाता है और बायर बाय करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोला जाता है। ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकेंड है इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड जो है गुड की हाईएस्ट होती है। तो आप देख सकते हैं डिमांड जो है गुड की हाईएस्ट नहीं है यहाँ पे, हाईएस्ट यहाँ पे है। इसी तरह से सप्लाई भी जो है वो हाईएस्ट नहीं है। तो बी भी रोंग हो जाएगा, सी भी रोंग हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो ही नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है। इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसकी। ए जो है मार्केट क्लियरिंग प्राइस से बोला जाता है, ये हमने देख ही लिया है। इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों सेटिस्फाइड होते हैं। ये देख ही सकते हैं आप, दोनों यहाँ पे सेटिस्फाइड है। और क्वांटिटी ऑफ गुड जो बायर यहाँ पे विलिंग होता है, एबल भी होता है बाय करने के, और ऑन द अदर हैंड सेलर जो है वो विलिंग एंड एबल टू सेल ऑन दैट पॉइंट। ओके, इसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमिटी सेट अप बाय प्लानिंग कमीशन टू एस्टिमेट पॉवर्टी। पॉवर्टी के रिगार्डिंग ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो पॉवर्टी के रिगार्डिंग नहीं बनी है। देखते हैं। फर्स्ट है अलग कमेटी, अलग कमेटी। नेक्स्ट है रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, नेशनल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये आप इजीली आंसर कर पाएंगे क्योंकि नेशनल एक्शन टास्क फोर्स कोई कमेटी नहीं है। अलग कमेटी, रंगराजन, तेंदुलकर, ये तीनों पॉवर्टी के ऊपर हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेशनल एक्शन टास्क फोर्स। डी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next में आपसे पूछा गया है which of the following factor is not considered while computing HDI? HDI क्या है? Human Development Index। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर कंसिडर्ड नहीं किया जाता है जब कैलकुलेट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शंस आर एजुकेशन, हेल्थ, हैप्पीनेस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब HDI को कंप्यूट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो थ्री फैक्टर्स को जो है कंसिडर्ड किया जाता है। वो थ्री फैक्टर्स है एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हैप्पीनेस को कंसिडर नहीं किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड पूछा है, तो सी इसका सही आंसर होगा हैप्पीनेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग थ्री पैरामीटर्स, और वो थ्री पैरामीटर क्या है? एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, हैप्पीनेस नहीं है, तो सी इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट? इनमें से किसे जो है लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है? ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अब आप मुझे बताइए कि क्यों बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों बोला जाता है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है क्योंकि उसे अमेंड किया जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट करता है नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। जैसे ही सोसाइटी की जरूरतें बदलती हैं उसी के साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन की जा सकती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड? हाँ जी, बताइए देश का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ऑप्शंस आर लॉ एंड बाय लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इसका सही आंसर है सी, कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे भी आप देख सकते हैं ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन से के अंडर ही आते हैं, और सुप्रीम लॉ का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है वो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड व्हिच मींस दैट नो लॉ इज अबव इट। कोई भी लॉ इसके ऊपर नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है which part of the Indian Constitution is also known as mirror of the Constitution? हाँ जी, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान के दर्पण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और प्रियम्बल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रियम्बल को जो है मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्रियम्बल इज द प्रीफेस। प्रियम्बल जो है वो प्रीफेस है, या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के, और उसको साथ ही साथ मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रियम्बल है। D is the right answer. Now move to the next question. Next में पूछा गया है who has the authority to form a new state? न्यू स्टेट बनाने की अथॉरिटी जो है वो किसके पास होती है? ऑप्शंस आर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। न्यू स्टेट बनाने की अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये होती है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कैसे बनाई जा सकती है? बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी स्टेट से कोई टेरिटरी को अलग करके एक नई स्टेट बनाई जा सकती है, या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट को एक साथ कंबाइन करके भी एक स्टेट बनाई जा सकती है, और पार्ट ऑफ स्टेट को जो है यूनाइट करके किसी और टेरिटरी के साथ भी एक स्टेट बनाई जा सकती है। मीन्स किसी भी तरीके से कोई स्टेट बनाई जा सकती है, पूरा का पूरा जो है उसको चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, और ये सारी पावर किसको दी गई है? ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है who has the authority to make provisions regarding termination of Indian citizenship? भारतीय नागरिकता को समाप्त करने के बारे में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर।
ये भी किसके पास है अथॉरिटी, ये भी पार्लियामेंट के पास है, तो यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, कोई भी प्रोविजन वो बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, उसकी टर्मिनेशन के रिगार्डिंग, उसके एक्विजिशन के रिगार्डिंग जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन, बताइए जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड करती है, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, या फिर वेट ऑफ कंडक्टर, या बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो दोनों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, जो कि क्या है और ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, और ये किसके इक्वल होगा, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है पी, इनटू में क्या होगा, लेंथ होगी, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे जो है आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दोनों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर है डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थर्मोकपल के बारे में। थर्मोकपल जो है एक डिवाइस है जो मेजर करता है टेम्परेचर को, और इसको जो है किस लिए यूज किया जाता है, थर्मोकपल को जो है कहाँ यूज किया जाता है। ऑप्शन है टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द सन, एंड बी ऑप्शन है टू मेजर द टेम्परेचर इन द लैबोरेटरी, एक्सटेंसिवली यूज इन साइंटिफिक लैब, और नन ऑफ द अबव। थर्मोकपल का जो है यूज होता है एक्सटेंसिवली इन साइंटिफिक लैब के अंदर, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सटेंसिवली यूज इन साइंटिफिक लैब, सी इसका सही आंसर है। जो वेरियस डिवाइसेस हैं जो टेम्परेचर मेजर करने में काम आते हैं वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो यूज किया जाता है लैब का टेम्परेचर में जो है मेजर करने के लिए, वो नेम से ही आप देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। पायरोमीटर, पायरोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पायरोमीटर कहाँ यूज होता है, ये यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जैसे कि सन का टेम्परेचर अगर मेजर करना हो उसके लिए जो है पायरोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट है थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है वो यूज होता है, एक्सटेंसिवली यूज होता है साइंटिफिक लैब्स के अंदर। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।